डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 43 के बी और ए को बनाया और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 43 के सी को बनाएंगे, जिसमें हमको जो है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 सी में एक्स और वाई निम्नांकित चिट्ठा है, जिसमें दायित्व पक्ष में लेनदार, देय बिल और सामान्य संचिति दिया हुआ है। उसी प्रकार संपत्ति पक्ष में अधिकोष, देनदार, फर्नीचर और भवन इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए निम्नांकित शर्तों पर उन्होंने जेड को साझेदारी में प्रवेश दिया, उसे 10,000 रुपये ख्याति के लिए प्रीमियम राशि लानी होगी। और लिखा यहाँ पे फर्नीचर और भवन 5% ह्रास काटा जाए और देनदारों पर 5% आरक्षण किया जाए। ठीक है। और यहाँ पे सभी साझेदारों के पूंजी लिखे उनके लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित किए जाएँ। जेड को 12,000 रुपये पूंजी के लाने हैं और भविष्य में लाभों में से 1/4 भाग लेगा। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। तो केवल पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या करते हैं हम, जो संपत्ति और दायित्व में कमी या वृद्धि हुआ रहता है उसी का लेखा करते हैं। तो यहाँ पर संपत्ति और दायित्व में केवल कमी या वृद्धि का ही लेखा पुनर्मूल्यांकन खाते के अंतर्गत करना है। तो पहला जो है वो दूसरा नंबर का जो पॉइंट में लिखा है फर्नीचर और भवन पर 5% ह्रास काटा जाए, ये वाले पॉइंट को हमको शामिल करना है। और दूसरा देनदारों पर 5% आरक्षण किया जाए, ये दोनों पॉइंट शामिल होगा, दूसरा और तीसरा। बाकी जो पॉइंट है वो पुनर्मूल्यांकन खाता से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसको हमको ध्यान में रख करके पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। अगर प्रश्न में चिट्ठा बनाने को बोला रहता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाने को बोला रहता, तब जो आकर के ये सभी पॉइंटें जो है हमारे काम की होती। लेकिन चिट्ठा नहीं बोला है, केवल पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने को बोला है, इसलिए हम केवल पुनर्मूल्यांकन खाता ही बनाएंगे। और ये इस प्रकार से होगा। देखिए फर्नीचर खाता, ये इस प्रकार से लिखेंगे, फर्नीचर खाता से करके 200 रुपये, भवन खाता से 1350 और डूबत ऋण संचय खाता से करके 500 रुपया। तो ये विकलन पक्ष में लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है भवन में और फर्नीचर में 5% ह्रास काटा जाए। ह्रास मतलब कमी होगी एक प्रकार की, तो भवन और फर्नीचर में कमी हो रही है। दूसरा है देनदारों पर आरक्षण का मतलब होता है संचितियों में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 5% डूबत ऋण आयोजन खाता से करके 5% आरक्षण का, देनदार हमारा जितना का है 10,000 का 5% निकालना है। फर्नीचर पर भी 4,000 का 5% और भवन पर भी 27,000 का 5%, क्योंकि भवन फर्नीचर पर भी 5% ह्रास काटा जाए, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। फर्नीचर पर 5% मतलब 4,000 गुणित 5/100 कर दिए तो 200, भवन पर भी 27,000 गुणित 5/100 कर दिए तो 1,350, और देनदार भी 10,000 गुणित 5/100 कर दिए तो 500। तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है फर्नीचर खाता से 200 रुपये, भवन खाता से 1,350 और डूबत ऋण संचय खाता से 500। अब इधर तो है, इधर समाकलन पक्ष में कुछ नहीं है, तो हम केवल क्या करेंगे, इन सब का योग लगा देंगे तो 2,050 हुआ। अब इधर पूंजी खाता से करके लिख देंगे और इस 2,000 जो 50 रुपये की राशि उसको एक्स और वाई को बांट देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में जो है, प्रश्न में देखिए निम्नांकित चिट्ठा है, लिखा एक्स और वाई का। यहाँ पे देखिए किसी प्रकार का जो है क्या बोलते हैं, लाभ हानि अनुपात दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब प्रश्न में लाभ हानि अनुपात नहीं दिया रहता है उस स्थिति में हम जो है बराबर बांट देंगे। उस स्थिति में पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ होगा या हानि होगी उसको बराबर बांट देंगे। तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन से क्या हो रही है, हानि हो रही है। और हानि को हमने यहाँ पर देखिए पूंजी खाता को करके एक्स और वाई 1,025 रुपये, 1,025 क्योंकि 2,050 है, उसको हमने 1,025 करके बांट दिया। इस पक्ष में अगर आता है क्रेडिट पक्ष में, इधर का शेष ज़्यादा होता है, डेबिट शेष ज़्यादा होता है और समाकलन में हम लिखते हैं तो ये हानि को दर्शाता है। अगर समाकलन शेष अधिक होया और विकलन में लिखेंगे तो वो लाभ को प्रदर्शित करता है। इस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया है, तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43 का सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 44 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने को कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है वो है पूंजी का समायोजन, और पूंजी के समायोजन से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें देखिए अरविंद और अविनाश एक फर्म में साझेदार हैं, वे 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2008 को उनका चिट्ठा निम्न है। 31 मार्च 2008 को उनका चिट्ठा निम्न है। यहाँ पे चिट्ठा दिया हुआ है,
ये देखिए चिट्ठा दिया हुआ है और यहाँ पर जो है लिखा है कि इस तिथि पर वे अमरनाथ को लाभ में 1/4 भाग के लिए निम्न शर्तों पर प्रवेश देने का निश्चय करते हैं। और अमरनाथ 1500 रुपये ख्याति के लिए लाएगा, जो फर्म में अतिरिक्त पूंजी के रूप में रहेगी। देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए संचय 300 रुपये तक घटा दिए जाएं और स्कंद में 6000 रुपये पर पुनर्मूल्यांकित किया जाए। यंत्र का मूल्य 1700 रुपये तक घटा दिया जाए। अमरनाथ अपने हिस्से के लिए आवश्यक पूंजी लाएगा। उपयुक्त जानकारी से तैयार कीजिए पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा बनाना। ये 3 चीज़ें बनानी है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हमको बनाना पड़ेगा। और ये इसमें क्या है, टॉपिक है पूंजी का समायोजन। यहाँ पर पूंजी का समायोजन से टॉपिक में क्या लिखा है कि पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदार द्वारा आवश्यक पूंजी लाना यथेष्ट पूंजी लाएगा ये कह रहा है। तो इसको कैसे बनाना है इसको हम समझते हैं, उसके बाद हम जो इसके उदाहरण के एक प्रश्न को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता तो सेम उसी प्रकार से बनेगा जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया। तो पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए हमने यहाँ पर से लिया, देखिए यहाँ पे कौन सा दूसरा नंबर का, देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए संचय 300 तक घटा दिया जाए, इसको हमको शामिल करना है, ठीक। तो घटा दिया जाए बोल रहा है। तो संचितियों में कमी हो रही, संचितियों में जब कमी हो रही है तो हम उसको समाकलन पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। और स्कंद जो है 6000 रुपये पुनर्मूल्यांकित किया जाए। तो स्कंद पहले कितना का था, तो स्कंद हमारा पहले जो है ये देखिए स्कंद 4500 था, अब 6000 बोल रहे हैं, मतलब स्कंद में वृद्धि हुई, इसलिए समाकलन पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यंत्र का मूल्य 1700 रुपये तक घटा दिया जाए। तो यंत्र का मूल्य 1700 रुपये तक घटा दिया, मतलब यंत्र कितना का था, 2000 का था, उसको 1700 रुपये करना है। तो यहाँ पर देखिए कमी हो रही, यंत्र के मूल्य में क्या हो गई, कमी होगी, तो उसको हमको विकलन पक्ष में लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमको जिन जिन मदों को विकलन और समाकलन पक्ष में लिखना है उसके बारे में हमने आज अभी डिस्कस किया। अब हम चलेंगे इसके कुछ थोड़ी सी और चीज़ें हैं जिसको हमको समझाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए संचितियों में वृद्धि, तो वृद्धि है तो यहाँ पे विकलन पक्ष में लिखा था, लेकिन संचितियों में कमी है तो वो कहाँ लिखाएगा, ये समाकलन पक्ष में लिखा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। संपत्तियों के मूल्य में कमी को विकलन में, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि को समाकलन में लिखते हैं, ठीक। तो इसी के आधार पर हम जो है इसको बनाएंगे। तो ये देखिए हमने अभी डूबत ऋण संचय खाता को करके 900 रुपये लिख दिया। कहाँ से लिखा, तो यहाँ पर देखिए देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए संचय 300 रुपये तक घटा दिया जाए। संचय 300 रुपये तक घटा दिया जाए का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है संचिति को हमको 300 रुपये करना है, 300 रुपये करना है, लेकिन दिया कितना है 1200 रुपये। तो सीधा 900 रुपये की कमी हो रही, संचितियों में कमी कितनी की होगी, 900 रुपये की होगी। ये संचिति है, इसमें 900 रुपये कमी होगी, तो हम क्या कर देंगे 900 रुपये कमी करेंगे, 1200 को 900 रुपये घटा करके हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 300 रुपये लिखेंगे। तो 900 रुपये की संचितियों में कमी हो रही है। और अभी चार्ट मैंने बताया, उस चार्ट में आपको समझाया कि संचितियों में जब कमी होगी तो उसको हमको समाकलन पक्ष में लिखना है। तो ये देखिए डूबत ऋण संचय खाता को संचितियों में कमी भी लिख सकते हैं 900 रुपये, ठीक है। अब एक है स्टॉक या स्कंद का मूल्य 6000 रुपये पुनर्मूल्यांकित किया जाए। तो स्कंद कितने का था, स्कंद था 4500 रुपये का, 4500 का था। ये देखिए 4500 का स्कंद था, यहाँ पर 4500 रुपये का स्कंद था। इसमें जो है क्या बोल रहा है कि इसको 6000 रुपये कर दिया, मतलब 4500 से सीधा 6000, मतलब कितने की वृद्धि हो गई 1500 की। तो 1500 की स्कंद में वृद्धि, मतलब ये संपत्ति में वृद्धि है, इसलिए स्टॉक स्कंद खाता को करके लिख दिया 1500 रुपया, ठीक है। अब इस पक्ष का तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए यंत्र खाता से क्योंकि यंत्र का मूल्य 1700 रुपये तक घटा दिया, मतलब इस यंत्र के मूल्य में क्या हो रही, कमी हो रही है, ठीक है। 2000 रुपये का यंत्र था जिसको घटा करके कितना कर दिया गया 1700 कर दिया गया, मतलब 300 रुपये का अंतर आया। तो हम यहाँ पर कमी को लिख देंगे, यंत्र खाता से 300 रुपये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, योग लगाएंगे विकलन का और समाकलन का। तो देखिए यहाँ पर समाकलन के योग 2400 रुपये हो जा रहा है ना,
यहाँ पे 2400, जबकि विकलन का योग केवल 300। तो हम यहाँ पे 2400 में से 300 घटाए तो कितना आ गया 2100। इसको हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिख देंगे पूंजी खाता से अरविंद का और अविनाश इन दोनों में बांटेंगे। तो कौन से अनुपात में बांटेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में लिखा है कि अरविंद और अविनाश एक फर्म में साझेदार हैं, वे 2:1 अनुपात में लाभ लाभ विभाजन करते हैं। तो इसी अनुपात में 2:1 के अनुपात में जो है बांट देंगे। ठीक है, तो 2:1 के अनुपात में बांटने पर हमारा कितना हो गया 2100 का 2/3 कर दीजिए तो 1400, 2100 का 1/3 कर देंगे तो 700 रुपया आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा। अब हम चलते हैं साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे और साझेदारों का पूंजी खाता भी ठीक उसी प्रकार से बनेगा जैसे हम पहले बनाते आए हैं, लेकिन एक चीज़ को हमको ध्यान में रखना है जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साझेदारों का पूंजी खाता में सबसे पहले जो लिखते हैं वो शेष लाया गया, मतलब पुराने साझेदारों को जो पूंजी होती है उसको लिखते हैं। तो शेष लाया गया करके 600 और हम यहाँ पे 600 बोलता हूँ 6000 और 3000 यहाँ पर लिख दिए। कहाँ से मिला ये, तो ये जो है हमको चिट्ठे से प्राप्त हुआ। ये देखिए पूंजी खाता से अरविंद और अविनाश 6000 और 3000, तो इसको हमने जो है चिट्ठे से प्राप्त किया 6000 और 3000 रुपये। ठीक है, अब रोकड़ खाता को लिख देंगे। तो रोकड़ खाता को क्या हो जाएगा, तो रोकड़ खाता को करके यहाँ पर जो है 4200 रुपये लिखा है। ये जो है इसी को आपको छोड़ करके रखना है क्योंकि इसी का कैलकुलेशन करना है हमको। तो अभी मान के चलिए कि आप सोचिए कि यहाँ पर 4200 रुपये नहीं लिखा है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर ऐसा लिख करके जगह छोड़ दिए रहिए, यहाँ पर हमको भरना पड़ेगा। फिर प्रीमियम ख्याति खाता को करके लिखेंगे। तो प्रीमियम ख्याति खाता को इसलिए लिखते हैं क्योंकि साझेदार ने यहाँ पर ख्याति की राशि लेकर के आया। कितने राशि लेकर के आया साझेदार ने, तो अमरनाथ ने 1500 रुपये के लायक ख्याति के लाएगा। तो 1500 रुपये ख्याति की राशि लाया, उसको हम क्या करेंगे, इसको 2:1 के अनुपात में अरविंद और अविनाश को बांट दिए। तो 2 भाग जो है अरविंद का और 1 भाग अविनाश का। तो यहाँ पर देखिए ख्याति की जो राशि था वो 1500 था, 1500 का 2 भाग अरविंद को दे दिए 1000 रुपये, अविनाश को दे दिए 500 रुपये। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ठीक, उसके बाद हम पुनर्मूल्यांकन खाता को करके लिखेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता हमने अभी बनाया जिसमें 1400 और 700 रुपये आए। इसी को हमको यहाँ पर अरविंद के में 1400 और अविनाश के में 700 रुपये लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब हमको क्या करना है, अब इसका हमको योग लगाना है। तो 6000, 1 7000, 1 8000, 8400 रुपये, यहाँ पे 3000 और 500 और 700, मतलब 7 5 12 मतलब 4200 रुपये हो गए। ठीक है, इस दोनों को आपको याद रखना है। ये माना कि अभी कुछ नहीं, इसमें खाली है, निरंक है, समझिए। और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पे 8400 और 200 रुपया, इधर का शेष को हमने यहाँ पर ले लिया 8400 और 200 रुपये। तो यहाँ पे जो 4200 ये कैसे आएगा, इसको हमको गणना करनी है। यहाँ पर ब्लैंक है, समझिए, अभी इसमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी का गणना करनी है। तो हमारा ये दोनों दिया हुआ है, अरविंद का और अविनाश की पूंजी दिया हुआ है हमको। अमरनाथ कितना पूंजी लेकर के आया प्रश्न में नहीं दिया है, इसी को हमको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेशन इस प्रकार से होगा। माना कि अमरनाथ जो है कितने भाग के लिए प्रवेश कर रहे हैं, अमरनाथ को तो 1/4 भाग के लिए प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि फर्म का लाभ 1 है और शेष भाग निकालेंगे। तो 1/4 भाग, 1 में से 1/4 भाग अमरनाथ को दे दिए, तो हमारा बचा कितना, तो 3/4 भाग बचा। अब इसका नया अनुपात निकाल लेंगे। तो उसमें अरविंद का हिस्सा निकालेंगे। इस 3/4 का अरविंद का हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/4 का 2/3 भाग, 2/3 इसलिए लिखे क्योंकि अरविंद और अविनाश का जो अनुपात है वह 2:1 है, जिसको हम 2/3 और 1/3 लिख सकते हैं। इसीलिए 2/3 गुणा किए 3/4 का, मतलब जो शेष भाग बचा उसमें का 2/3 भाग जो है अरविंद पाएगा और इस 3/4 का 1/3 भाग जो है अविनाश पाएगा। तो यह देखिए अरविंद का 3/4 का 2/3 भाग बराबर हो गया 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। चूँकि का है मतलब गुणा है, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर का ऊपर वाले से गुणा, नीचे का नीचे वाले से गुणा किया। फिर उसके बाद अविनाश का, तो अविनाश का भी ठीक उसी प्रकार से होगा। यहाँ पर 3 एकम 3 और 4 तिया 12। ठीक है, ये हो गया। अब अमरनाथ का भी देखना है हमको। तो अमरनाथ का 1/4 भाग है, यहाँ पर जो लिखे हैं अमरनाथ 1/4, इसका भी हर को जैसे यहाँ पे 12 यहाँ पे 12 उसी प्रकार इसका भी हर को हम 12 बनाने के लिए क्या करिए, नीचे में 3 का गुणा किया 4 तिया 12, तो हमने ऊपर में भी 3 का गुणा कर दिया 3 एकम 3, मतलब यहाँ पर 6:3:3। अतः नया अनुपात जो बन जाएगा वह 6:3:3, जिसको हम अगर कटाएंगे तो 3 दूने होता है और 3 एकम होता है, 3 एकम मतलब 2:1:1 होगा। ठीक है, ये अनुपात निकल गया। अब इसी के आधार पर हमको क्या करना है, अरविंद और अविनाश का यहाँ पर देखिए पूंजी हम यहाँ पर से निकाले, क्योंकि
समस्त जितने भी हैं पुनर्मूल्यांकन से लाभ, प्रीमियम, ख्याति का जो पैसा मिला, उन सब को जोड़े तो हमारा टोटल जो अरविंद का पूंजी आया वो 8,400, अविनाश का पूंजी आया 4,200 रुपया। अरविंद और अविनाश की पूंजी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अरविंद और अविनाश की पूंजी को जोड़ दिए तो हमारा हो गया 12,600। ये 12,600 कितने हिस्से का है इसको हमको ध्यान रखना है। तो देखिए 2:1:1, मतलब यहाँ पे ये अरविंद का है और ये अविनाश का है। ये एक जो है अविनाश का और एक अमरनाथ का है। तो अमरनाथ का पूंजी को हमको ज्ञात करना है। चूँकि अरविंद और अविनाश की पूंजी हमको मिल गई कितना, 8,400 और 4,200, इन दोनों को जोड़ देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 2:1 है, मतलब दो भाग ये है, एक भाग ये है, मतलब टोटल 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 12,600। 3 भाग बराबर 12,600। अतः हम निकाल लेंगे, अब उसका एक भाग निकालेंगे। एक भाग यहाँ पर है ना, अनुपात 1 में अमरनाथ के, इसलिए इसका एक भाग निकालेंगे तो 12,600/3, मतलब ये 12,600 कितने भाग के लिए, 3 भाग के लिए, तो इसका एक भाग कितना होगा, ऐसे करके निकालते हैं। तो हमारा ये देखिए 4200 रुपया आएगा। 3 एकम 3 चौक और 3 दूने और 0 0 का 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे 4200 रुपये। तो ये क्या हो गया, अमरनाथ का जो है भाग निकल गया। अमरनाथ का भाग कितना निकल गया, 4200 रुपया निकल गया। और इसी को हमने यहाँ पर अमरनाथ करके 4200 रुपया डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर डाले हैं, मतलब यहाँ पे भी हमको ये लिखना है। पहले यहाँ पर लिखेंगे तब तो इधर आएगा। 4200 रुपये यहाँ लिखा है, इसका योग लिखा है 4200 रुपया, और इसको हम शेष ले जाएगा, हम भी 4200 रुपये लिख करके इस प्रकार से लिखना है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा साझेदारों को पूंजी खाता कैसे बनाना है। यथेष्ट पूंजी की गणना ठीक इसी प्रकार से करनी है। पहले 2 साझेदारों का, जो हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे, उससे जो हमारा प्रीमियम, ख्याति का पुनर्मूल्यांकन का लाभ और उनकी पूंजी, इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा अरविंद जैसे ये साझेदार का पहले और दूसरे साझेदार का पूंजी निकल गया। इसको दोनों को जोड़ करके उसके बाद तीसरा का जो है नया अनुपात निकाल करके हम इस प्रकार से जो है पूंजी की गणना करेंगे। और उसके बाद हम जो है चिट्ठा बनाएंगे। तो चिट्ठा में देखिए क्या होता है। चिट्ठा में हम सबसे पहले जो है प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको समझ जाते हैं। प्रश्न में दिया है रोकड़, और रोकड़ में जो लिखा हुआ है वो है 1900 रुपये लिखा है। रोकड़ में 1900 रुपये कैश में है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो है ख्याति की जो राशि लाई गई है उसको लिखेंगे, और जो पूंजी की राशि अमरनाथ लेके आएगा उसको भी जोड़ना है। तो ये देखिए हमने क्या किया, 1900 रुपये जो है रोकड़ का जो था उसको लिख दिया, और ख्याति की राशि 1500 रुपये उसको लिख दिया, और 4200 रुपये जो अमरनाथ लेके आएगा पूंजी के लिए उसको, इन तीनों को जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया, 7600 रुपया हो गया, 7600 रुपये हो गया। अब हमको देनदार 3000 रुपये का है। प्रश्न में क्या है, 3000 रुपये का देनदार यहाँ पे दिया हुआ है। अब 3000 में हमको संचिति जो है कितने के लिए बोल रहा है, 300 रुपये बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। 300 रुपये रिजर्व रखना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए संचय 300 रुपये तक घटा दिया जाए, मतलब 300 रुपये करना है हमको। तो इस 3000 पर 300 रुपये माइनस कर देंगे। तो 3000 का देखिए 300 रुपये अगर माइनस कर दिए तो हमारा बचा कितना, 2700 रुपये बचा, ठीक है। इस प्रकार से होगा। अब स्टॉक पहले कितना का था, तो स्टॉक था हमारा, स्टॉक ये देखिए 4500 रुपये का था, 4500 का था। अब इसमें बोल रहा है कि 6000 रुपये मूल्यांकित किया जाए, मतलब 4500 में हमको 1500 रुपये जोड़ेंगे तब 6000 होगा। तो 4500 में 1500 जोड़ दिए तो 6000 रुपये मूल्यांकित किया जाए, उसके हिसाब से 6000 लिख दिए, ठीक। अब यंत्र जो है, यंत्र कितने का है, प्रश्न में जो यंत्र दिया वो 2000 रुपये का है, लेकिन इसको बोल रहे 1700 तक का किया जाए। ये देखिए यंत्र का मूल्य 1700 रुपये तक घटा दिया जाए, मतलब 1700 रुपये करना है यंत्र का मूल्य को। तो हम क्या करेंगे, यंत्र में 300 रुपये की कमी कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 1700 रुपया आ गया। और इस प्रकार से हमने इधर को जोड़ा तो कितना आया, 18,000 रुपये आ गया। यहाँ पर देखिए 18,000 रुपये आया। उसी प्रकार इस तरफ भी देखेंगे तो लेनदार जो दिया हुआ है चिट्ठा में उसको हमने को जैसे कि तैसे उतार देना। यहाँ पे देखिए लेनदार दिया है 1200 रुपया, उसको उतार दिए। अब पूंजी खाते से करके लिखेंगे तो अरविंद का, विनाश का और एक जो नया साझेदार आया है अमरनाथ का, तीनों की पूंजी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अरविंद का, विनाश का और अमरनाथ। अब इसमें कौन सी पूंजी को लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पे नया चिट्ठा, पूंजी खाता जो
बनाया 60,000 का, उसका जो शेष आएगा उसी शेष को हमको जो है इसमें चिट्ठा में लिखना है। तो अरविंद का जैसे यहाँ पर 8,400 इसका शेष देखिए 8,400 है, तो इसी को हमने 8,400 को लिखा। उसी प्रकार अभी अविनाश का भी 4200 रुपये, तो उसको भी हमने यहाँ पे लिखा, और अमरनाथ का 4200 रुपया उसको भी हमने यहाँ पे चिट्ठा में शामिल किया। इस प्रकार तीनों को जोड़ेंगे तो 16,800 और लेनदार का 1,200 रुपया। अब इनको सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ रहा है 18,000, और इधर भी इस पक्ष में भी कितना आ रहा है 18,000 रुपये आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है इसको बनाना है चिट्ठा। इसी प्रकार से बनेगा 31 मार्च 2008 को करके इस प्रकार से आप चिट्ठा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44 का, ये क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक। ठीक है, इसको इसी प्रकार से बनाना है। ये आपका पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया, साझेदारों का पूंजी खाता, नई फर्मों का चिट्ठा, और यहाँ पर हमने ये वाला चिट्ठे का योग 18,000 निकल गया, और 8400 4200 ये भी निकल गया पूंजी खाता से शेष, लाभ 2100 रुपये, ये भी हमारा क्वेश्चन के आधार पे आंसर जो है आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, उस क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे इससे कि क्योंकि ये 34 नंबर का क्वेश्चन है और ठीक इसी के समान है, सेम टू सेम है, तो ये उदाहरण में दिया हुआ है और सेम टू सेम बनेगा, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ, क्योंकि ये भी पूंजी का समायोजन से संबंधित है। पूंजी के समायोजन में इस थ्योरी को आपको पढ़ लेना है, थ्योरी जो है इस थ्योरी को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये थ्योरी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो ये देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी लिखा हुआ है एक्स और वाई 3:2 के अनुपात में साझेदार, उन्होंने जेड को फर्म में प्रवेश दिया। 31 दिसंबर 2021 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार है, ये चिट्ठा दिया हुआ है। अब बोला है कि समायोजन जेड को 1/5 भाग के लिए यथेष्ट पूंजी लाएगा। ये पूंजी नहीं बताया कि पूंजी कितना लाएगा, लेकिन यथेष्ट पूंजी लाएगा कह दिया है। ख्याति के 2,000 रुपये के लिए नगद देगा। यंत्र का मूल्य 1,000 रुपये से घटाना है। भवन का मूल्य 1,500 रुपये घटाना है। पुनर्मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने को बोल रहे, तो देखिए भवन का मूल्य 1,500 बढ़ाना है, इसलिए भवन खाते को करके 1,500 रुपये बढ़ा दिए, क्योंकि भवन का मूल्य कितना 3,500 रुपये, इसमें 1,500 और बढ़ा देंगे, समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1,500 रुपये लिख देंगे। यंत्र का मूल्य 1,000 रुपये घटाना है, तो यहाँ पे मशीन खाता से करके 1,000 रुपये लिख देंगे, क्योंकि यंत्र का जो रेट है वो मशीन का रेट है 4,500 में 1,000 घटाना है, मतलब ये 3,500 का हो गया, समझिए। तो यहाँ पे 1,000 का अंतर है, तो अंतर की राशि को लिखते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता में, इसलिए मशीन खाता से करके 1,000 रुपये लिख दिए। अब इधर 1,500 इधर 1,000, मतलब अंतर की राशि कितना आ गई 500 रुपये। तो इसको हम पूंजी खाते से करके एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को इस 500 रुपये कौन से अनुपात में बांटेंगे, तो यहाँ पर जो 3:2 दिया है उसी अनुपात में बांट दिए, तो देखिए 300 200 आ जाएगा 500 का। ठीक है, और उसके बाद देखिए साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। तो साझेदारों का पूंजी खाता में मैं बताया था कि साझेदारों के द्वारा जो चिट्ठा में जो पूंजी दिया हुआ है उसको शामिल करना है। तो यहाँ पे देखिए साझेदारों का पूंजी दिया हुआ है एक्स और वाई का 8,000 और 3,500, तो इसको हम शेष लाएगा करके 8,000 और 3,500 एक्स और वाई के में डाल दिए। जेड का खाली रहेगा। अब रोकड़ खाता को करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 3,500 कैसे आए इसकी गणना करना है हमको। ठीक है, 3,500 आया उसको गणना करेंगे, लेकिन आप रोकड़ खाता को करके लिख दिए रहिएगा। फिर ख्याति खाते को करके लिखना है, तो ख्याति की राशि जो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए ख्याति 2,000 रुपये लाया, तो 2,000 रुपये को हम बांट देंगे 3:2 में। तो 2,000 गुणित 3/5 कर दीजिएगा, तो 1,200 आएगा। 2,000 गुणित 2/5 करेंगे तो 800 रुपये आएगा। ठीक है, इसको बांट सकते हैं। और उसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाते से, तो पुनर्मूल्यांकन खाते से एक्स का 300 और वाई का 200, तो एक्स में हमने 300 डाल दिया, वाई में 200 रुपये डाल दिया, और जेड का कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, जेड का केवल रोकड़ खाता को करके 3,500, इसको भी लिखना कब है, इसको आपको छोड़ करके रखना है, बाद में आप कैलकुलेशन करेंगे तब लिखना है। ठीक है, इन दोनों का हम योग लगा लेंगे तो 9500 4500 आया। इसी को हमने इधर कुछ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे शेष ले जाया करके 9500 और 4500 रुपये लिख दिया। ठीक है, अब यही दोनों चीज़ों को हमको इसके आधार पे हमको इसके जेड की पूंजी की गणना करनी है। तो ये देखिए 9500 4500 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10 10 4 14,000, टोटल कितना हो गया 14,000। इस 14,000 का जो है हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है नया अनुपात की गणना करेंगे, और नया अनुपात के हिसाब से फिर आगे का भाग तय करेंगे। तो यहाँ पर देखिए
लिखा हुआ है पुराना अनुपात यथेष्ट पूंजी हेतु गणना। तो x और y का अनुपात दिया हुआ है 3:2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3/5 और 2/5 लिख सकते हैं। z जो है 1/5 भाग के लिए प्रवेश कर रहा है, तो 1/5 भाग। अब हम क्या करेंगे, ये माना कि फर्म का कुल भाग 1 है, मतलब कुल लाभ कितना 1 है, तो z को 1/5 देने पर शेष, तो 1 - 1/5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, मतलब 4 भाग बचेगा, 4/5 भाग। ठीक है, 100 का हिस्सा निकालेंगे। इस 4/5 भाग का 100 का हिस्सा, ये जो 100 का हिस्सा 3/5 होगा ना, यहाँ पर जैसे ये 3/5 लिख सकते हैं, इसको 2/5 लिख सकते हैं, तो 3/5। तो 100 का हिस्सा निकालेंगे, इस 4 भाग जो बचा उसमें से 3/5 भाग निकालेंगे, तो 4/5 भाग का 3/5 भाग बराबर हो जाएगा 12/25, क्योंकि 4 तिया 12 और 5 पछे 25। कहा रहता है तो ऊपर का ऊपर वाले से गुणा और नीचे का नीचे वाले से गुणा, इसलिए 12 और यहाँ पे 25 आया। अब y का हिस्सा भी निकालेंगे, तो इस 4/5 का 2/5 भाग, तो यहाँ पर देखिए 4 दूने 8 और 5 पछे 25, और यहाँ पर जो z है वो 1/5 भाग के लिए, 1/5 भाग के लिए, लेकिन नीचे में 25 है, इसके हर में 25, इसके हर में 25, तो इसके भी हर को क्या करना है हमको 25 बनाना है, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 25 आएगा, तो 5 पछे 25 और 5 एक कम, ऊपर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 5/25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 5/25। देखिए यहाँ पे 5 का गुणा किए तो 5/25, ये यहाँ पे 12/25 है, 8/25, तो इसको भी नीचे का हर को 25 करने के लिए हम 5 से गुणा किए, इसलिए यहाँ पे 5 एक कम 5 और 5 पछे 25। ठीक है, बराबर करके लिख देंगे 5/25। अतः जो नया अनुपात आएगा 12, 8 और 5, तो 12:8:5। क्योंकि x और y का हमने अभी जो साझेदारों का पूंजी खाता बनाया उसमें x और y का पूंजी ज्ञात किया है। यहाँ पर देखिए x और y का पूंजी यहाँ पर ज्ञात किया 9,500 और 4,500, तो ये x और y का पूंजी हमने यहाँ पे ज्ञात किया, तो इसको हमको क्या करना है, नया अनुपात तो हमारा ज्ञात हो गया 12:8:5, मतलब 12 और 8 दोनों को मिलाएंगे तो 20 भाग के लिए पूंजी जो हो रहा है वो 9500 और 4,500, 100 का 9500 और 4,500 रुपया, वाई का दोनों को जोड़ देंगे तो 14,000 हो रहा है। ये 14,000 कितने भाग के बराबर है, 20 भाग के बराबर, मतलब 12 और 8, ये किसका है, ये जो है 100 का और ये वाई का है। तो 100 का पूंजी तो हमारा वहाँ से निकल गया, 100 और वाई का पूंजी हमने कहाँ से निकाल लिया, साझेदारों के पूंजी खाता से निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, ये 100 और वाई का 14,000, तो 14,000 कितने भाग के बराबर, तो 20 भाग के बराबर हो रहा है, 12, 8, 20 भाग। तो हम इसी को हम आधार मान करके क्या करेंगे, जेड की पूंजी की गणना करेंगे। तो माना कि यहाँ पे क्या करें, जेड का भाग की पूंजी ज्ञात करने के लिए 14,000, ये जो 14,000 रुपये है, 14,000 जो है कितने भाग के लिए, 20 भाग के लिए, तो इसके 5 भाग के लिए कितना होगा, तो 14,000 बटे 20 गुणित 5 कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 3500 रुपये आ गया। यही जो 3500 रुपये वो जेड का भाग होगा। क्या करेंगे, 20 भाग के लिए ये जो एक्स और वाई की पूंजी है 14,000 रुपये है, तो उसके 5 भाग के लिए कितना होगा करके यहाँ पे निकाल लेंगे। अतः जेड को 1/5 भाग हेतु 3500 रुपये पूंजी के देना होगा। अब इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो साझेदारों का जो पूंजी खाता बनाए हैं, साझेदारों का जो पूंजी खाता बनाए, यहाँ पे जेड के में 3500 रुपये डालेंगे और यहाँ पे नीचे 3500 रुपये और इधर विशेष ले जाए करके 3500 रुपये लिख करके इस पूंजी खाते को हम क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है ये बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाना है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 है और उसी का जो क्वेश्चन नंबर 44 था वो भी इसी प्रकार का ही था। इसी के हिसाब से हमने उसको बनाया, कैलकुलेशन को किया। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके आगे के जो प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों को आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 44 तक हमने इसमें कवर किया, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सब को कवर कर लिया है। 45 को आप बनाना होगा तो बना लेंगे और समझ जाएंगे, इसको बनाएंगे तो उसी प्रकार से है। ठीक है, 44, 45 और इधर का जो है उतने इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, इसलिए जो है और जो प्रश्नों को हम इस वीडियो में हम छोड़ेंगे और हम सीधा चलेंगे अध्याय 5 जो कि साझेदारी का पुनर्गठन है, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। क्योंकि उतने ही क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाइए जितने से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अधिकांश जो क्वेश्चन है हमने जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सब को कवर कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नए प्रश्नों के साथ नए अध्याय को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।